हेलो प्यारे बच्चों, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, मैं विक्की रंजन आप लोगों के बीच केमिस्ट्री फिर से लेके आ गया हूं। कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का क्लास नहीं ला रहे थे, लेकिन आज आए हैं तो आप लोग के बीच एक 5 नंबर का वीवीआई चैप्टर नहीं बोला जाए तो वीवीआई टॉपिक कॉपर के निष्कर्षण आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। कॉपर का निष्कर्षण आप लोगों को एक बार नहीं, पिछले लगातार पूछते आ रहा है। यह आप लोगों के लिए वीवीआई 4 है। निष्कर्षण 5 नंबर में पूछा जाता है। या तो कॉपर का निष्कर्षण पूछे, या तो क्या पूछे बालक, कॉपर का निष्कर्षण पूछे, या तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछे, या लोहा का निष्कर्षण पूछे, या जस्ता का निष्कर्षण पूछे। ये 4 निष्कर्षण में से एक निष्कर्षण आप लोगों को हर एक साल पूछा जाता है। तो चलिए, इतने दिन तक आप लोगों के बीच नहीं आए, इसके लिए हमें खेद है। तो अब आप लोगों को केमिस्ट्री का क्लास लगातार कंटिन्यू चलेगा। हफ्ता में 3 दिन चलेगा। कोशिश करेंगे कि 3 दिन क्लास चले। अगर 3 दिन नहीं होगा तो 2 दिन तो एकदम श्योर होगा। आप लोगों के बीच 3 दिन क्लास कब चलेगा बालक? तो एक संडे को चलेगा और एक आज ट्यूसडे, हाँ संडे बोले तो काची, रविवार के आप लोगों के बीच क्लास चलेगा, बुधवार के क्लास चलेगा, और कहिया चलेगा बालक? शुक्रवार को चलेगा। ये 3 दिन आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का क्लास दिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जितना क्लास नहीं हुआ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ सो हुआ। आगे आप लोगों के बीच आपके सिलेबस को सही तरीके से सुचारू रूप से खत्म करने का कोशिश करेंगे और आपके तैयारी में चांद तार लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, देर न करते हुए हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आप लोगों को बीच लेकर आए हैं सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे प्यारा टॉपिक, 5 नंबर का। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन में पलट करके देख सकते हैं। कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर को हम लोग तांबा भी कहते हैं। कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। या तांबा बोलिए या कॉपर बोलिए, दोनों बात क्या है? सेम है, एक ही है। तो चलिए, अगर कॉपर के परमाणु संख्या की बात किया जाए कि कॉपर का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है, तो कॉपर का परमाणु संख्या होता है बालक, कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5, 63.543 करके कुछ होता है, लेकिन 63 दशमलव कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों के बीच हम बना चुके हैं। क्या होगा? 1s2, यहाँ पे लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s1 और 3d क्या होता है बालक? 10 होता है। देखिए, 2 2 4 6 10 और 2 12, 12 6 18, 2 18 1 19 और 10 कितना? 29। इसको आप लोगों को कभी कदार पलट करके दे दिया जाता है। 3d 10 पहले कर देता है और 4s1 अंतिम में कर देता है। मुंड के नियम से बनता है ना? तो यही आप लोगों के बीच लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखा गया है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d 10 और 4s कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अगर इसके बारे में और आप थोड़ा सा लिखना चाहेंगे कि क्या लिखिएगा कि इसका अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के संख्या आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन के संख्या और प्रोटॉन के संख्या तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के संख्या बराबर फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस का परमाणु संख्या। परमाणु क्या वाला? संख्या। तो अगर इसमें हम बोले कि कॉपर में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना हो जाएगा? 29। अगर बोला जाए कि प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना देखने के लिए मिलेगा? 29। अगर आपसे बोला जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान। क्या हुआ? परमाणु द्रव्यमान। तो 63 में से कितना घटा देंगे? 29 घटा देंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर जी 63.5 होता है, तो आप 63 क्यों लिखे? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी दशमलव में हो सकता है? जैसे बोले कि आप लोगों के बीच कितना बच्चा बैठा हुआ, आप बोलिएगा 45.5, ये मतलब क्या हुआ? या तो 45 ना तो 46, है ना? तो हम लोग क्या प्रकृत संख्या के रूप में लिखते हैं, इसीलिए इसमें से इतना घटा देंगे। तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 और ये बच गया 5, 5 में से गया था 3, कितना हो जाएगा? 34। अगर बात किया जाए कोची के ब्लॉक के, BLO सिक्के कौन ब्लॉक के तत्व है? तो अंतिम में देखिए किस ब्लॉक में प्रवेश किया? 3D में। एक कौन ब्लॉक हो जाएगा? 3 बोले तो डी ब्लॉक के तत्व हो जाएगा। किसका तत्व हो जाएगा? डी ब्लॉक के। अगर आपसे बस इतना हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे, है ना? अगर कॉपर का निष्कर्षण देता है तो पहले कॉपर का क्या लिखेंगे? परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिचय। क्योंकि आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जा रहा है, तो पहले परिचय इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। इसके बाद निकाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद लिख देंगे इसका क्या? ब्लॉक। कौन ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक।
इसके बाद देखिए उपस्थिति बताया जा रहा है कि उपस्थिति क्या है। अगर प्राकृतिक में यह मुक्त अवस्था के रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक में अगर कॉपर की बात करें कि कॉपर मुक्त में पाया जाता है कि संयुक्त में पाया जाता है, तो मुक्त संयुक्त तो दोनों में पाया जाता है। जिसमें मुक्त की बात किया जाए तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है कहाँ है, अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में। और कहाँ पाया जाता है, तो साइबेरिया में। कहाँ हुआ, साइबेरिया में। और कहाँ पाया जाता है, तो असम में। क्या पाया जाता है, यह पाया जाता है कौन अवस्था में, मुक्त अवस्था में। अगर कॉपर की बात किया जाए कि मुक्त अवस्था कहाँ, मुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाएगा, तो कहाँ, अमेरिका में, साइबेरिया में, और तथा कहाँ, असम में। कहाँ बालक, असम में पाया जाता है। अब हम लोग थोड़े आगे चलते हैं, इतना आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अयस्क के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे अयस्क के बारे में। तो इसका अयस्क देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, इनके प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। इनके प्रमुख अयस्क हैं, क्या हुआ, इनके प्रमुख अयस्क हैं। इधर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे अयस्क का नाम। अयस्क का नाम, अयस्क क्या क्या हुआ, नाम। इधर पर लिख लेंगे काची सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र। इधर लिखेंगे अयस्क का नाम, इधर क्या लिख देंगे, सूत्र लिखेंगे। अयस्क के नाम में पहला क्या लिखे हैं बुआ, क्यूप्राइट। क्या लिखे हैं, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट को हम लोग क्या कहते हैं, रूबी कॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबी कॉपर बोलिए या क्यूप्राइट बोलिए, दोनों एक ही बात है। इसका सूत्र क्या हो जाता है बुआ, तो Cu2O। एक बात देखिए, दूसरे बात क्या लिखा है यार, टेनोराइट। टेनोराइट का सूत्र क्या होगा, तो CuO। अगला क्या लिखे, मोस्ट भी है आप लोगों के लिए, कॉपर पायराइट। एक नंबर में डायरेक्ट आप लोग से पूछ दिया जाता है कि कॉपर पायराइट का सूत्र बताइए क्या होता है। एकदम मस्तिष्क में आज रख लीजिए, एक नंबर पैकेट में कॉपर पायराइट का सूत्र आएगा ही आएगा, 100 में 110% आएगा। ठीक है, तो कॉपर पायराइट के अगर सूत्र पूछता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, CuFeS2, 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 CuFeS2। एक बाद देखिए कॉपर पायराइट के बोलेगा, लिख दीजिएगा ना, CuFeS2। इसके बाद लिखे कॉपर ग्लांस। क्या लिखे, कॉपर ग्लांस, या इसी का नाम है चाइल्कोसाइड। चाइल्कोसाइड, इसका सूत्र हो जाएगा Cu2S। अगला क्या है बुआ, मैलाकाइट। मैलाकाइट दे देता है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क है, निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क है, और दे देगा कौन, मैलाकाइट। तो मैलाकाइट की याद रखिएगा, कॉपर, मैलाकाइट किसका अयस्क है, कॉपर का। मैलाकाइट किसका है, कॉपर का। किसका है बालक, कॉपर का। उसके बाद कॉपर मैलाकाइट का सूत्र हो जाएगा CuCO3, और साथ में क्या हो जाएगा, CuOH का होल 2, CuCO3 और CuOH का होल 2। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो कुछ हो जाएगा एजुराइट। एजुराइट के बात किया जाता है, एजुराइट में कौन हो जाएगा, 2CuCO3 और साथ में CuOH का होल 2। इसका दुगना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दुगना। अगर मैलाकाइट बोलेंगे तो एगो रहेगा, और एजुराइट बोलेंगे तो उसका दूसरा दुगना हो जाएगा। बस आगे धू लगा देना, बात खत्म है ना। तो आप लोगों को अयस्क का नाम 3 गो 4 गो 5 गो आप लोग से जितना बने उतना याद रखिए। ठीक है, जिसमें से 3-4 गो एकदम मस्ट जरूरी है आप लोगों के लिए। कौन, कॉपर पायराइट, सूत्र सहित याद रखिए। मैलाकाइट सूत्र नहीं याद है फिर भी चलेगा। यहाँ देखिए कॉपर ग्लांस याद रखिए, क्यूप्राइट, ये 4 गो के एकदम याद रखिएगा ही। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या चीज में, निष्कर्षण में। क्या चीज में, निष्कर्षण में। ये आप लोगों को बीच क्या है हुआ, कॉपर का अयस्क है। कॉपर का क्या है, अयस्क है। कॉपर का अयस्क है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे क्या चीज, इसके निष्कर्षण के बारे में। इसके क्या चीज में, निष्कर्षण के बारे में। तो चलिए इसका निष्कर्षण हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, समझिए, जांचिए, तौलिए, परखिए। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को बीच दिया जाए कि कॉपर का क्या बताइए, निष्कर्षण बताइए, तो निष्कर्षण के लिए पहले कॉपर का परिचय लिखना पड़ेगा, जो आप लोगों को अभी अभी हम बताए हैं। परिचय लिखना पड़ेगा। परिचय के बाद तुरंत जस्ट हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपर के अयस्क का नाम लिखेंगे। और कॉपर के अयस्क के नाम लिखने के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। क्या करेंगे, निष्कर्षण। निष्कर्षण कैसे करेंगे बालक, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण। निष्कर्षण में क्या बोलेंगे हम लोग, तो ध्यान से सुनिए। कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता हम लोग कॉपर पायराइट के द्वारा करते हैं। कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता किसके द्वारा, कॉपर पायराइट के द्वारा करते हैं, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता कॉपर पायराइट के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सर्वप्रथम, सबसे पहले कॉपर पायराइट को हम लोग क्या करते हैं, फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं, जिससे सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। फेन प्लवन पढ़ाए होंगे आप लोगों को, याद होगा। सर्वप्रथम सबसे पहले कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइट के द्वारा करेंगे।
कॉपर पायराइड जब मिल जाएगा तो इसके पहले सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। किस विधि के द्वारा सांद्रण करेंगे, फेन प्लवन विधि के द्वारा। फेन प्लवन विधि के द्वारा क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें सल्फर का मात्रा पाया जाता है, सल्फाइड गैस है, तो सल्फाइड गैस को फेन प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित करेंगे। सांद्रित करने के बाद जारण या भर्जन की क्रिया कराएंगे। अब बोलेगा जानवर, जारण भर्जन कौन जानवर का नाम है, तो जानवर का नाम नहीं है, वृद्धि है, प्रोसेस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जारण और भर्जन। तो कॉपर पायराइड को लाइए, क्या लिखेंगे, CuFeS2। इसको क्या कराएंगे, जारण भर्जन की क्रिया कराएंगे। जैसे ही जारण भर्जन की क्रिया कराएंगे तो बना देगा क्यूप्रस सल्फेट, सल्फर, क्यूप्रस सल्फेट, फेरस सल्फेट और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई को ऑक्साइड बना देगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट को जारण या भर्जन की क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, जारण या भर्जन की क्रिया, तब बना देगा फेरस ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यही फेरस ऑक्साइड, इसमें जो बालू रहेगा वो बालू के साथ अब क्रिया करके फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट धातुमल का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या है रे बुआ, धातुमल है, धातुमल अशुद्धि है, धातुमल का निर्माण करता है। कभी कदार पता है आप लोगों को दे देता है क्या, एक नंबर में, कि कॉपर के निष्कर्षण में क्या अशुद्धि प्राप्त होता है, कॉपर के निष्कर्षण में क्या अशुद्धि प्राप्त होता है। तो कॉपर के निष्कर्षण में क्या होता है, फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट। बच्चा कंफ्यूजन में चला जाता है, जैसे दे देगा कि कॉपर के निष्कर्षण में क्या अशुद्धि प्राप्त होता है, यहाँ दे देगा, क्या दे देगा, कैल्शियम सिलिकेट। आगे दे देगा बी में, क्या दे देगा, पता है, कॉपर सिलिकेट, कॉपर सिलिकेट। आगे दे देगा, पता है कौन सी में, फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट। आगे दे देगा, पता है डी में, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बच्चा फटाक से सोचेगा, अच्छा कॉपर के निष्कर्षण में तो कॉपर होगा, मारो ही वाला, और नरक में चला जाता है, गलती कर देता है, और बच्चा खुश होकर आता है, हम सही बनाए हैं, और क्या हो जाता है, गलत। तो अगर कॉपर के निष्कर्षण में पूछता है कि अशुद्धि क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट। तो इसका आंसर ही ना होकर के कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहां कहां से एग्जाम में चुराया जाता है ऑब्जेक्टिव, आप लोग सही तरीके से पकड़िएगा, धरिएगा। तो देखिए यहाँ फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं। कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता कॉपर पायराइड के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता कॉपर पायराइड के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सबसे पहले कॉपर पायराइड को फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं, जिससे सांद्रित यश की प्राप्ति होती है। पुनः प्राप्त सांद्रित यश को जारण या भर्जन की क्रिया कराते हैं, तब फेरस, क्यूप्रस सल्फेट, फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। फिर से कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता कॉपर पायराइड के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। दूसरा, सर्वप्रथम कॉपर पायराइड को फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं, जिससे सांद्रित यश की प्राप्ति होती है। तीसरा, पुनः प्राप्त सांद्रित यश को जारण या भर्जन की क्रिया कराते हैं, तब फेरस सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। पुनः प्राप्त फेरस सल्फेट को जारण या भर्जन की क्रिया कराते हैं, तब फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो बालू के साथ अब क्रिया करके फेरस सिलिकेट धातु मल का निर्माण करता है। फिर से क्या करेंगे, यहां से इसको पकड़ के लाएंगे, किसको, कॉपर क्यूप्रस सल्फेट को, और इसको क्या करेंगे, जारण या भर्जन की क्रिया करा देंगे, तो क्या बना देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड। फिर से क्यूप्रस सल्फेट को क्या करेंगे, जो क्यूप्रस ऑक्साइड बचा रहेगा, ये बन प्राप्त होगा, इसको बचे हुए क्यूप्रस सल्फेट के साथ मिलाकर प्रावर्तनी भट्ठी में डाल देते हैं, तब कॉपर की प्राप्ति होती है, तब कॉपर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। फिर से देखिए, आसान है बालक, थोड़ा टॉपिक बढ़ा जाएगा, पॉइंट बड़ा लिखाएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब 5 नंबर आप लोगों को ऐसा ही फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को 2 पेज, 3 पेज, 1.5 पेज, 2.5 पेज लिखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले कॉपर का हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसका यश लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉपर का निष्कर्षण मुक्ता कॉपर पायराइड के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सर्वप्रथम कॉपर पायराइड को फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं, जिससे सांद्रित यश की प्राप्ति होती है। पुनः प्राप्त सांद्रित यश को जारण या भर्जन की क्रिया कराते हैं, तब क्यूप्रस सल्फेट, फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है।
पुनः प्राप्त क्यूप्रस सल्फेट को जारन या भर्जन की क्रिया कराते हैं तब फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो बालू के साथ अब क्रिया करके फेरस सिलिकेट धातु मल का निर्माण करता है। पुनः प्राप्त क्यूप्रस सल्फेट को जारन या भर्जन की क्रिया कराते हैं तब क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे बचे हुए क्यूप्रस सल्फेट के साथ मिलाकर परावर्तनी भट्ठी में डाल देते हैं, तब कॉपर की प्राप्ति होती है, जो 98% शुद्ध होता है। इसका अति शुद्धिकरण वैद्युत शोधन विधि द्वारा किया जाता है। वैद्युत शोधन विधि, शोधन विधि को हम लोग वैद्युत अपघटन विधि भी कहते हैं। वैद्युत शोधन विधि द्वारा किया जाता है। शोधन विधि का सचित्र वर्णन कर देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। ये सब आप लोगों को हम सारांश समझाए हैं, इसमें आप लोगों को पूरा लिखा हुआ है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कॉपर धातु का निष्कर्षण, कॉपर धातु का निष्कर्षण, कॉपर धातु का निष्कर्षण कॉपर पाइराइड के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। फिर से सर्वप्रथम बोले तो सबसे पहले कॉपर पाइराइड का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, जिससे सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। जिससे क्या होता है? सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। फिर से पुनः प्राप्त सांद्रित अयस्क को जारन या भर्जन के क्रिया कराते हैं, तब फेरस सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यहाँ देखिए हम क्या लाए हैं, क्यूप्रस सल्फेट लाए हैं, जारन या भर्जन की क्रिया कराएं तब फेरस सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है ना। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, रोक करके वीडियो को रोक के और लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, तब पुनः प्राप्त फेरस सल्फेट को ना जारन के बाद फिर से क्या करेंगे, फेरस सल्फेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब क्या निर्माण होता है? फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो बालू के साथ संयोग करके या अभिक्रिया करके या रिएक्शन करके क्या चीज का निर्माण करता है? फेरस सिलिकेट का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं, फेरस सल्फेट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, फेरस ऑक्साइड बना दिया, और यही फेरस ऑक्साइड बालू के साथ अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट धातु मल का निर्माण करता है। ये आपसे पूछ सकता है एक नंबर में कि कॉपर के निष्कर्षण में क्या शुद्धि प्राप्त होता है? क्या शुद्धि प्राप्त होता है? फेरस सिलिकेट। अपने ख्याल में रखिएगा, मस्तिष्क में रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद बचे हुए फेरस सल्फेट तथा क्यूप्रस सल्फेट का प्रवर्तनी भट्ठी में डालकर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। बचे हुए क्यूप्रस सल्फेट को क्यूप्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया कराने से तांबा का निर्माण होता है। ऐसे तांबा को हम लोग फफूंदेदार तांबा भी कहते हैं, और जो कितना परसेंट होता है? 98% शुद्ध होता है। देखिए यही लिखल है, क्यूप्रस सल्फेट, इसको जारन भर्जन की क्रिया कराएं, बना दिया क्यूप्रस ऑक्साइड। यही क्यूप्रस ऑक्साइड को फिर से बचे हुए क्यूप्रस सल्फेट के साथ मिलाकर परावर्तनी भट्ठी में डाल दिए, तब काची का निर्माण हुआ? कॉपर का। क्या चीज का? कॉपर का। इस कॉपर को हम लोग फफूंदेदार कॉपर भी कहते हैं। कौन कॉपर कहते हैं? फफूंदेदार कॉपर कहते हैं। कितना परसेंट शुद्ध होता है? 98% शुद्ध होता है। इसका सारांश हम लोग आप लोग ऊपर देख चुके थे। अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत शोधन करेंगे। तो वैद्युत शोधन करने के लिए, वैद्युत अपघटन करने के लिए आप लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। अब कॉपर के निष्कर्षण में क्या बोलता है, जस्ता के निष्कर्षण में आप लोगों को हम समझाए थे ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं और उसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं। उसमें क्या प्लेट? 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक प्लेट एनोड होता है तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है। एनोड प्लेट कॉपर का बना होता है। कौन कॉपर का बना होता है रे बुआ? तो अशुद्ध कॉपर का बना होता है, अशुद्ध कॉपर का बना होता है। जबकि कैथोड प्लेट पतले कॉपर का प्लेट रहता है, लेकिन शुद्ध कॉपर का बना रहता है। क्या चीज का बना रहता है? शुद्ध कॉपर का बना रहता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर सिलिकेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, सिलिकेट नहीं, कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या करते हैं? डाल देते हैं। और डालने के बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये नोड धीरे धीरे क्या होने लगता है? गलने लगता है, और शुद्ध कॉपर कैथोड प्लेट पर जमा होने लगता है, जबकि अशुद्धि नीचे बैठ जाता है। इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, कैथोड प्लेट को बाहर निकालकर शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं। इसका विवरण एक बार सुन लीजिए फिर से, क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है कुछ उपस्थिति धातु को उनके ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैथोड क्या है हुआ, पतले कॉपर का प्लेट होता है जिसपे कॉपर जमा होता है। एनोड क्या होता है कि शुद्ध कॉपर का मोटा प्लेट होता है जो क्या होता है, घुलती है, टूटती है, गलती है। ये क्या है हुआ, इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें क्या होगा, अभी अभी बताए थे कि अशुद्धि को हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है ना। इसका विवरण हम लोग कैसे करेंगे, ये बना देंगे। बनाने के बाद नीचे लिखेंगे वर्णन, लिखने के बाद लिखेंगे इस विधि में सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं और उसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं जिसमें एक प्लेट एनोड तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है। एनोड प्लेट अशुद्ध कॉपर का बना होता है जबकि कैथोड प्लेट शुद्ध कॉपर का बना होता है। दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ देते हैं और इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल देते हैं और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड प्लेट धीरे धीरे गलने लगता है और शुद्ध कॉपर कैथोड प्लेट पर जमा होने लगता है जबकि अशुद्धि नीचे बैठ जाता है। इसके बाद कैथोड प्लेट को बाहर निकालकर शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं जो 99.98% क्या होता है, शुद्ध होता है। जैसे इसका विवरण देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, विवरण है ना बुआ, हम लोग वर्णन लिख देंगे या विवरण लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है कि इस विधि में एक बर्तन लेते हैं जिसमें 2 प्लेट व्यवस्थित करते हैं जिसमें एक प्लेट एनोड तथा दूसरा प्लेट कैथोड होता है। एनोड की तरह, कैथोड की तरह कार्य करता है। इन दोनों प्लेट को चालक तार से जोड़ दिया जाता है। अब इस बर्तन में वैद्युत अपघट पदार्थ का विलयन, वैद्युत अपघट पदार्थ का विलयन क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन डाल देते हैं और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एनोड प्लेट गलने लगता है। एनोड प्लेट क्या होने लगता है, गलने लगता है और कैथोड प्लेट पर जमा होने लगता है। जब यह अभिक्रिया संपन्न हो जाता है तो कैथोड प्लेट को बाहर निकालकर खरोच कर शुद्ध अयस्क की प्राप्ति करते हैं, या अयस्क की जगह लिख सकते हैं शुद्ध कॉपर की प्राप्ति करते हैं जो 99.98% क्या होता है बालक, शुद्ध होता है। इतना सारा बात आप लोग लिखिएगा तब आपको जाकर के 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉपर के उपयोग। कॉपर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कॉपर का उपयोग चालक तार बनाने में किया जाता है। चालक तार बनाने में किया जाता है। आप लोग देखे हैं कॉपर का तार, जरूर देखे होंगे। तो पहला इसका उपयोग कॉपर का क्या तार बनाने में किया जाता है। दूसरा कॉपर के बर्तन बनाने में किया जाता है। तांबा के बर्तन, आप लोग के घर पर तांबा के बर्तन होगा, मम्मी से पूछिएगा कि है क्या, तांबा के बर्तन जरूर रहेगा। तांबा के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। पहले लोग बनाते थे तांबा के सिक्का, अब तो कुछ नहीं चलता, कहाँ सिक्का चलता है ना। अभी भी देखिएगा बीच में होता है जी 10 रुपया वाला में, है ना। इसका उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत यंत्र भी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक क्या बोलता है, क्वाइल, पंखा का क्वाइल हो या तो क्या चीज का, मोटर का क्वाइल है, उस समय देखिएगा तो उसमें लगा रहता है कॉपर के, क्या चीज का, कॉपर का। तो इसका उपयोग कॉपर के काची क्वाइल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ना जो आभूषण आप लोग बनाते हैं, श्रृंगार बनाते हैं, उसमें ना अशुद्धि के रूप में इसी को कॉपर को मिलाया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अगर शुद्ध सोना क्या होता है, मुलायम होता है। 24 कैरेट के बना के देगा, मुलायम होता है, तुरंत टूट जाता है। तो ऐसा नहीं, उसको कठोर करने के लिए 22 कैरेट का सोना लिया जाता है, 2 कैरेट का शुद्धि डाला जाता है। तो अशुद्धि में समानता सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है तो कौन लाया जाता है, कॉपर लाया जाता है। तो इसका अगर आपसे उपयोग पूछता है तो इसका उपयोग हम लोग बता देंगे। देखिए कुछ बोल रहा है, ये वैद्युत यंत्रों को बनाने में किया जाता है। वैद्युत यंत्र बोले तो विद्युत धारा का जो यंत्र होता है उसी को बनाने में किया जाता है।
दूसरा इसका उपयोग सिक्का तथा बर्तन के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है या बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोपाइलेटिक और इलेक्ट्रो टाइपिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाला सामान अभी अभी बताएं, क्वाइल बनाने में किया जाता है। आगे तांबा को गोल्ड तथा सिल्वर के साथ मिलाकर आभूषण बनाने में किया जाता है। तांबा को साथ मिलाकर के आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है, इत्यादि वगैरह लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसका मिश्र धातु थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मिश्र धातु किस किस चीज में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लिखे हैं बालक मिश्र धातु। क्या लिखे हैं? मिश्र धातु। बीच में लिखे हैं प्रतिशत रचना और उधर लिखे हैं उपयोग। क्या लिखे हैं? उपयोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखे पहला क्या है? पीतल। बहुत ज्यादा तो लोग से पूछा जाता है, तो नहीं से नहीं 10वां में पूछा जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। उसका ट्रिक हम लोग पढ़े थे। पिताजी कौन है जी? पिताजी। तब पी से क्या होता है? पीतल। पी से पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता। जस्ता ना, तो किसका किसका मिश्रण है? पीतल। तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का, तो ये बोले हैं पीतल। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। इसमें तांबा 60 से 80% होता है और जस्ता 40 से कितना 20% होता है। मतलब समझे, अगर तांबा 60 रहेगा तो जस्ता 40, अगर तांबा 80 रहेगा तो जस्ता 20 रहेगा। इसका उपयोग काची करने में बुआ? बर्तन में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। पित्तल के बर्तन बहुत ज्यादा आप देखे होंगे, शादी ब्याह में इसका उपयोग किया जाता है ना। हाँ, दूसरा देखिए क्या है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इसका में कौन रहता है बुआ? कॉपर। और कौन रहता है? टीन रहता है। कॉपर 75 से 80, आई 25 से 10, 75 से 90, आई 25 से कितना 10। इसका उपयोग मूर्ति में या सिक्का में या बर्तन में या घंटी, देखे हैं मंदिर में घंटी लगा रहता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या कर? ब्रांच का। अगला देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं एल्युमिनियम ब्रांच। एल्युमिनियम ब्रोंज का उपयोग कुछ में करते हैं बुआ? कुछ मिश्र धातु होता है। ये होता है तांबा के और एल्युमिनियम का और टीना का। तांबा एल्युमिनियम टीना, एक 90% तांबा और 9.5% का होता है एल्युमिनियम और 0.5% क्या होगा? तो टीना होगा। इसका उपयोग काच में करते हैं कुछ में सिक्का में, मूर्ति में, रंग में किया जाता है। रंग बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या चीज बनाने में? रंग बनाने में करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है? जर्मन सिल्वर। क्या है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का बात किया जाए किसका किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर होता है एक कॉपर का, एक जस्ता का और एक किसका? निकेल का। ये तीनों का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर की बात किया जाए कि किसका मिश्रण होगा? तो कॉपर जस्ता निकेल। कॉपर जस्ता निकेल। कॉपर जस्ता निकेल, जिसमें कॉपर रहेगा 60%, जिंक रहेगा, जस्ता रहेगा कितना? 25% और निकेल कितना रहेगा? 15%। इसका उपयोग कोची में? प्लेट और बर्तन बनाने में। प्लेट और कोची? बर्तन बनाने में। आगे देखिए क्या है? मैग्नीन। मैग्नीन कोच में रहता है बुआ? तो कच में कॉपर में, मैग्नीशियम में और कोच में निकेल, तीन का मिश्रण होता है। इसका विद्युत यंत्र बनाने में किया जाता है। आगे कोच है? आगे है फास्फोरस ब्रांज। यही है फास्फोरस ब्रांज। एक कोच होता है कॉपर, टीन और फास्फोरस। ये कोच में होता है तार बनाने में, बल्ब बनाने में इत्यादि। ठीक है, इसको एक नजर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को देता है। इन्हीं शब्दों के साथ कॉपर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा लोहा का निष्कर्षण। आज के सिर्फ आज और आज के क्लास में आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर? 5 नंबर। या कॉपर के निष्कर्षण दे, और कॉपर ना देगा तो किसका देगा? लोहा के निष्कर्षण देगा। और लोहा कॉपर दोनों आज हम लोग देखेंगे। अगले क्लास में आप लोगों के बीच में लाया जाएगा, बोले तो कल बीच परसों, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, इस सब का निष्कर्षण अगले क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं लोहा के निष्कर्षण। अगर लोहा के परमाणु संख्या की बात किया जाए तो कितना होता है? 26। परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो कितना? 55.85। 55.85। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो 1s2 2s2 p6 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर ब्लॉक की बात किया जाए, कौन ब्लॉक होता है? तो कौन ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेगा तो कितना? 26। प्रोटॉन की संख्या की बात करेगा तब 26। और न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेगा तो कितना हुआ? हम लोग इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? घटाइए, कितना हो जाता है? इसको 56 ले लीजिए तो 56 में से जाएगा मोटा मोटी 30। 30 के भाव में कितना? 30। अगर इलेक्ट्रो ब्लॉक को हम लोग बताए दिए, कौन ब्लॉक पूछेगा? अगर ब्लॉक पूछेगा तो कौन ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक के। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक, है ना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या इसका उपस्थिति। प्रकृतिक में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है।
लोहा ऐसा चीज है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। लोहा जब भी पाया जाएगा संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। संयुक्त कहने के मतलब दो तीन गो से मिलल रहेगा एक साथ में, अयस्क के रूप में पाया जाएगा। किस रूप में पाया जाएगा? अयस्क के रूप में पाया जाएगा। हम लोगों को डायरेक्ट ऐसा ही लोहा नहीं मिलता है, बड़ा कोशिश करने के बाद लोहा की प्राप्ति होती है ना। तो यही लिखे हैं कि लोहा प्राकृतिक में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, किंतु उल्का में यह अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है। उल्का में, उल्का यही है, पृथ्वी पर है कहीं पे, तो उल्का में जाइएगा तो अल्प मात्रा में, हल्का मात्रा में लोहा मुक्त अवस्था में मिलेगा। लोहा के मुख्य खनिज निम्नलिखित है, मतलब लोहा खनिज के रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है, ओरस के रूप में पाया जाता है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन रूप में पाया जाता है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है बुआ, ऑक्साइड के अयस्क। लोहा के ऑक्साइड का अयस्क बताइए क्या होता है। तो लोहा के ऑक्साइड का अयस्क करेंगे बात तो इसका दो गो है। पहला कोचे है मैग्नेटाइड। क्या है? मैग्नेटाइड, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4। अगर हम लोग बात करते हैं लाल हेमेटाइट, क्या चीज का? लाल हेमेटाइट का, तो लाल हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3। अगर हम लोग बात करते हैं जल के ऑक्साइड, जलयुक्त ऑक्साइड अयस्क बताइए, जल के साथ मिलल वाला अयस्क बताइए। तो जल के साथ मिलल वाला अयस्क की बात करेगा तो बोलेंगे क्या चीज? भूरा हेमेटाइट, जिसको हम लोग कहते हैं लिमोनाइट। क्या कहते हैं? लिमोनाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3 3H2O। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोनेट अयस्क के, तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में हो जाएगा सिडेराइट, जिसका सूत्र होता है FeCO3। अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में बोलता है तो सल्फाइड अयस्क के रूप में हो जाएगा लेड लो पायराइड। लो पायराइड, और लो पायराइड को हम लोग आयरन पायराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन पायराइड। और आयरन पायराइड का सूत्र बोला जाए FeS2। और FeS2 को हम लोग मूर्ख सोना भी कहते हैं। मूर्ख क्या कहते हैं? सोना। अगर मूर्ख सोना की बात किया जाए तो किसको कहेंगे? लौ पायराइड को। लौ पायराइड को हम लोग आयरन पायराइड भी कहते हैं या मूर्ख सोना भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है FeS2। समझ में आया? अगर ऑक्साइड के रूप में बोलेगा तो बोलेंगे मैग्नेटाइट, लाल हेमेटाइट। अगर जल युक्त पूछेगा तो बोलेंगे भूरा हेमेटाइट, या इसी को कहते हैं लेमोनाइट। अगला कार्बोनेट के रूप में बोलेगा तो बोलेंगे सिडेराइट। सल्फाइड के रूप में बोलेगा तो कॉपर पायराइट। सॉरी कॉपर पायराइट बोल दिए जी, आयरन पायराइट। क्या होगा? आयरन पायराइट। ठीक है, इस सब अयस्क के नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर भारतीय लोहा का बात किया जाए, क्या चीज का? भारतीय लोहा का बात किया जाए तो भारत में लोहा का मुख्यतः ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। यह अयस्क छोटे नागपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। लोहा के कारखाने जमशेदपुर, कहाँ? भद्रावती, बरनापुर और धुलाई, और कहाँ है सबसे ज्यादा? इसको कुछ कहते हैं दुर्गापुर और रौलकेला, और कहाँ? बोकारो में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बोकारो में। फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर भारत में पूछा जाए कि लोहा का कंपनी बताइए, कारखाना बताइए, कहाँ कहाँ होता है, तब लोहा का कंपनी कारखाना भारत में कहाँ है? जमशेदपुर में है, और कहाँ है? भद्रावती में है, और कहाँ है बुआ? बरनापुर में है, और कहाँ? भिलाई में है, और कहाँ है? दुर्गापुर में है, राउरकेला में है, और बोकारो में है। ये सब कहाँ है? कंपनी है, लोहा का कारखाना। लोहा का क्या है? कारखाना। ठीक है। और अयस्क के रूप में पाया जाता है कहाँ? तो सबसे ज्यादा भारत में हम लोग बात करें कि लोहा कहाँ प्राप्त होगा, तो कहाँ होगा? छोटा नागपुर में होगा, कर्नाटक में होगा, तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। कंपनी कारखाना इसका पूछा जाता है कहाँ है? जमशेदपुर में है, और कहाँ है रे बुआ? दुर्गापुर में है, राउरकेला में है, बोकारो में है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या चीज निष्कर्षण। इसका क्या देखेंगे? निष्कर्षण। तो निष्कर्षण ध्यान से सुन लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए
अगर इसके निष्कर्षण के बात किया जाए तो इसका निष्कर्षण हम लोग क्या चीज से करते हैं, हेमेटाइट से करते हैं। क्या चीज से करते हैं, हेमेटाइट। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले इसका सारांश देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए हम लोग बात करते हैं एफी का निष्कर्षण। एफी का क्या निष्कर्षण, एफी का निष्कर्षण हम लोग किससे करते हैं, तो हेमाटाइड अयस्क से। हेमाटाइड, हेमाटाइड अयस्क से किया जाता है। कौन अयस्क से, हेमाटाइड अयस्क के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेमाटाइड अयस्क को चुंबकीय चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। लोहा का निष्कर्षण मुक्ता हेमेटाइड अयस्क के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सर्वप्रथम हेमेटाइड अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं, जिससे सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। पुनः प्राप्त सांद्रित अयस्क को चूना पत्थर और कोक के साथ मिलाकर बात्य भट्ठी में डाल देते हैं, बात्य भट्ठी में डाल देते हैं, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है। भट्ठी कुछ इस रूप में रहेगा आप लोगों के बीच, है ना, ऐसा रहता है। भट्ठी के सबसे निचली भाग जहां का तापमान 2170 केल्विन होता है, वहां कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। यहाँ का तापमान अधिक रहने के कारण यह ऊपर चला जाता है। भट्ठी के बीच वाले भाग जहां का तापमान 1070 से 1570 केल्विन होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन के साथ अपक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण यह ऊपर चला जाता है। भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग जहां का तापमान 900 केल्विन होता है, यहाँ सांद्रित अयस्क, यहाँ पे क्या सांद्रित अयस्क Fe2O3 इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लोहा का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है बुआ, लोहा का निर्माण करता है, लोहा का निर्माण करता है। क्या चीज का, लोहा का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कच्चा लोहा भी कहते हैं। और यह द्रवीय अवस्था में होने के कारण भट्ठी के निचली भाग में जमा हो जाता है, जिसे निकास नली के द्वारा दूसरे बर्तन में ढार लेते हैं, इसलिए इसे ढलवा लोहा भी कहा जाता है। चलिए फिर से एक बार सुनिए, लोहा का निष्कर्षण मुक्ता हेमेटाइड अयस्क के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। लोहा का निष्कर्षण मुक्ता हेमेटाइड अयस्क के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सर्वप्रथम हेमेटाइड अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रित करते हैं, जिससे सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। पुनः प्राप्त सांद्रित अयस्क को चूना पत्थर और कोक के साथ मिलाकर बात्य भट्ठी में डाल देते हैं, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है। भट्ठी के सबसे निचली भाग जहां का तापमान 2170 केल्विन, तापमान थोड़ा आगे पीछे करता है, हर एक किताब में, हर एक प्रकाशन की किताब में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन आप लोग एगो याद रखिएगा, कितना 2170 केल्विन। वहां कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण यह कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। भट्ठी के बीच वाले भाग जहां का तापमान 1070 से 1570 केल्विन होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक के साथ अपक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक के साथ अपक्रिया करके क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, और यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण यह ऊपर चला जाता है। भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग जहां का तापमान 900 केल्विन होता है, वहां सांद्रित अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लोहा का निर्माण करता है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं, और यह द्रवीय अवस्था में होने के कारण भट्ठी के निचली भाग में जमा हो जाता है, जिसे निकास नली के द्वारा दूसरे बर्तन में ढार लेते हैं, इसलिए इसे ढलवा लोहा भी कहते हैं। कभी कदार आपसे पूछ देता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, क्या पूछेगा कि लोहा के निष्कर्षण में सांद्रित अयस्क किसके साथ अपक्रिया करके लोहा का निर्माण करता है। लोहा के निष्कर्षण में सांद्रित अयस्क किसके साथ अपक्रिया करके लोहा का निर्माण करता है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लोहा का क्या करता है, निर्माण करता है ना। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। एक और यहाँ पे देखिए, चूना पत्थर डाले हैं, चूना पत्थर का उपयोग कहीं पर भी नहीं किए, तो चूना पत्थर का कार्य क्या है, चूना पत्थर का उपयोग क्या है, तो चूना पत्थर का उपयोग देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इतना में। चूना पत्थर क्या करता है कि भट्टी के बीच वाले भाग में ये टूटता है, और टूट करके बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। आई कैल्शियम ऑक्साइड फिर क्या करता है बालक कि एकरा में जो बालू होता है, वो बालू के साथ रिएक्शन करके बना देता है कैल्शियम सिलिकेट,
कैल्शियम सिलिकेट, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट क्या है, धातु मल है, धातु मल है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन भी कर सकता है कि लोहा के निष्कर्षण में क्या अशुद्धि प्राप्त होता है, तो लोहा के निष्कर्षण में अशुद्धि क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, याद रखिएगा। अगर लोहा के निष्कर्षण में अशुद्धि पूछता है तो कैल्शियम सिलिकेट, और कॉपर के निष्कर्षण में पूछेगा तो फेरस सिलिकेट। ठीक है, लोहा के चूना पत्थर का कार्य यही है। अगर आपसे पूछता है कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का कार्य क्या है, तो बोलेंगे लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का कार्य, चूना पत्थर भट्टी के बीच वाले भाग में टूटता और टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, और कैल्शियम ऑक्साइड बालू के साथ क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट धातु मल का निर्माण करता है। एकरा में जितना भी अशुद्धि रहता है, धातु मल रहता है, सबको बाहर निकालने का कार्य करता है कौन, चूना पत्थर। ठीक है, तो एक बार और फिर से सुन लीजिए लोहा का निष्कर्षण। तो लोहा का निष्कर्षण मुक्तः हेमेटाइट यश के द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सर्वप्रथम हेमेटाइट यश को चुंबकीय के पृथक्करण या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से सांद्रित करते हैं, जिससे सांद्रित यश की प्राप्ति होती है। पुनः प्राप्त सांद्रित यश को चूना पत्थर और कोक के साथ मिलाकर बात भट्टी में डाल देते हैं, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है। भट्टी के निचली भाग जहां का तापमान 2170 केल्विन होता है, वहां कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण यह ऊपर चला जाता है। भट्टी के बीच वाले भाग जहां का तापमान 1070 से 1570 केल्विन होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण यह ऊपर चला जाता है। भट्टी के सबसे ऊपरी भाग जहां का तापमान 900 केल्विन होता है, वहां सांद्रित यश कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके लोहा का निर्माण करता है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं, और यह द्रवीय अवस्था में होने के कारण भट्टी के निचली भाग में जमा हो जाता है, जिससे निकास नली के द्वारा दूसरे बर्तन में ढार लेते हैं, इसलिए इसे ढलवा लोहा भी कहा जाता है। और इसका अतिशुद्धिकरण ऑक्सीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। इसका अतिशुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। और लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर का क्या कार्य है, तो लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर भट्टी के बीच वाले भाग में टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो बालू के साथ क्रिया करके धातु मल, क्या, कैल्शियम सिलिकेट धातु मल का निर्माण करता है। ठीक है, इतना था सारांश के रूप में। अब इसका हम लोग पीडीएफ देखते हैं, पूरा आप लोगों को लिखाया गया है, बस रोक रोक के क्या करना है, वीडियो को लिख लेना। लोहा धातु का निष्कर्षण, तो लोहा धातु का निष्कर्षण हेमेटाइट यश के द्वारा निम्नलिखित चरणों में करते हैं। सबसे पहला अयस्क का सांद्रण, हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है, जिससे सांद्रित यश की प्राप्ति होती है। बात भट्टी में अपचयन क्या होगा, प्राप्त सांद्रित अयस्क को चूना पत्थर और कोक के साथ बात भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है। भट्टी देखिए कुछ ऐसा है ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे नीचे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया है ना। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यही आया, यहाँ कोक के साथ अब क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर दिया। यही कोक चल गया ऊपर, सांद्रित अयस्क के साथ कोक अभिक्रिया किया, लोहा बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। या कोक भी खाली कर सकता है सांद्रित अयस्क के साथ रिएक्शन, तब भी लोहा और कुछ बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, है ना। यही नीचे विवरण लिखा हुआ है। भट्टी के निचली भाग जहां का तापमान 2170 केल्विन होता है, जहां पर कोक कुछ भाग वायु के से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो ऊपर की ओर गमन करता है। रिएक्शन यहाँ पे लिख देना है ना। फिर लिखेंगे भट्टी के नीचे बीच वाली भाग जहां का तापमान 1070 से 1570 केल्विन होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, जो ऊपर की ओर गमन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, है ना। फिर हम लोग ऊपर चलेंगे। भट्टी के सबसे ऊपरी भाग जहां का तापमान 900 केल्विन होता है, जहां हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनो से संयोग करके लोहा में बदल जाता है, जिसे कच्चा लोहा भी कहा जाता है। यह द्रवीय अवस्था में होने के कारण भट्टी के एदी में जमा हो जाता है। इसे निकास नली के द्वारा बर्तन में ढार लिया जाता है, इसलिए इसे ढलवा लोहा भी कहा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद चूना पत्थर के कार्य जो आप लोगों को अभी बताएं, चूना पत्थर का कार्य क्या है, तो भट्टी के बीच वाले भाग में कैल्शियम कार्बोनेट कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो बालू से संयोग करके धातु मल का निर्माण करता है। इसे कार्य को चूना पत्थर का कार्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चूना पत्थर का कार्य कहते हैं। या देखिए यहाँ पे
कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग क्या किए, गर्म, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं। और यही कली चूना बालू के साथ क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट धातु मल का क्या किया, निर्माण किया, है ना। इसके बाद इसका हम लोग उपयोग देख लेंगे। एगो बच गया, इसका अति शुद्धिकरण। इसका अति शुद्धिकरण कौन सी द्वारा किया जाता है, प्राप्त धातु को ऑक्सीकरण विधि कराने से शुद्ध मेटल, मेटल की जगह शुद्ध लोहा भी लिख सकते हैं, शुद्ध लोहा की प्राप्ति होती है, जो 99.98% क्या होता है, शुद्ध होता है। इस देखिए इसका सारांश है, क्या सारांश है रे बुआ, कि लोहा के निष्कर्षण का पराक्रम चित्र हेमेटाइडस्क है। क्या है, हेमेटाइड। हेमेटाइड को सबसे पहले गुरुत्वीय पृथक्करण कराएंगे, कराएंगे तक कुछ होगा, सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होगा। देखिए बालक, बातों को समझिए, बुझिए, जांचिए, तौलिए, परखिए, तब जाकर के क्या कीजिए, आगे नोट्स बनाइए, लिखिए और याद कीजिए, एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। देखिए हम लोग पहले क्या किए, हेमेटाइड अयस्क को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रित किए, जिससे सांद्रित अयस्क की प्राप्ति हुआ। अभी सांद्रित अयस्क को हम लोग क्या किए, निस्तापन कराएं ना, निस्तापन कराएं, या तो बात भट्टी में क्या कर रहे हैं, निस्तापन नहीं कराएं, इसको बात भट्टी में हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। किसके साथ मिला के, चूना पत्थर और कोक के साथ मिला करके दोनों को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। देखिए लिखल है चूना पत्थर और कोक दोनों के मिला करके डाल देंगे। तो डालने के बाद निम्नलिखित परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन आप लोगों को आगे हम बता चुके हैं। परिवर्तन हो करके देखिए सब द्रवीय अवस्था में नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा। इसको निकास नली के द्वारा दूसरे बर्तन में क्या करेंगे, ढार लेंगे। और ढारे हुए विधि जो ढारे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ढलवा लोहा, या इसी को कहते हैं पिग लोहा। क्या कहते हैं, पिंग लोहा, पिग लोहा कहते हैं। और इसका अति शुद्धिकरण अगर करना है, अशुद्धि को अशुद्ध बनाना है, तो शुद्ध बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। और ऑक्सीकरण विधि प्रयोग कर लेंगे तो इसी का नाम हो जाता है पिटवा लोहा। क्या हो जाता है, पिटवा लोहा। आई पिटवा लोहा को हम लोग क्या कराते हैं कि मैग्नीज के उपस्थिति में या लोहा के उपस्थिति में दोनों के साथ मिला देते हैं, तो ये क्या बना जाता है, इस्पात बन जाता है। क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। क्या बन जाता है, इस्पात। अगर इसका उपयोग की बात किया जाए कि लोहा के उपयोग बताइए, तो लोहा का उपयोग तो आप लोग बहुत सारा जानते होंगे। इसका उपयोग दरवाजा बनाने में किया जाता है, खिड़की बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, मशीन के विभिन्न प्रकार के औजार बनाने में किया जाता है, और छोटे मोटे औजार बनाने में किया जाता है, जैसे छेनी, हथौड़ी इत्यादि वगैरह, है ना। कृषि के औजार बनाने में किया जाता है, खेती बाड़ी को काम करने के लिए औजार का बनाने में किया जाता है। यही सब बात आप लोगों को बीच लिखा गया। क्या लिखा गया, ढलवा लोहा का उपयोग कुछ में स्टॉप बनाने में किया जाता है। देखिए स्टॉप है बना हुआ, है ना। ढलवा लोहा से पीट लोहा स्थानांतरण करके इस्पात तैयार किया जाता है। इसको हम लोग ढलवा लोहा और पीट लोहा को मिला करके काच बना देंगे, इस्पात का निर्माण करेंगे। एक से कुछ बनाया जाता है, कृषि के सामान बनाया जाता है, चैन बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाया जाता है, लोहा से किमाड़ी बनाया जाता है, इत्यादि वगैरह बनाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास आप लोगों को बीच क्या होता है, एक और बचा हुआ, इसको दिखा देते हैं, है ना। मिश्र धातु, देखिए लोहा है, लोहा के मिश्र धातु जिस तरीके से कॉपर का मिश्र धातु देखे हैं, उसी तरीके से लोहा के मिश्र धातु का बात करें तो लोहा के मिश्र धातु में कुछ आ जाएगा, स्टेनलेस इस्पात। स्टेनलेस कुछ इस्पात, स्टेनलेस इस्पात में क्या होगा, लोहा होगा, क्रोमियम होगा और निकेल होगा। लोहा क्रोमियम हो क्या होगा, निकेल, है ना। इससे क्या होता है, तो जंग रोधक होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। एक उपयोग बर्तन बनाने में, साइकिल के निर्माण में किया जाता है। दूसरा क्या है बुआ, निकेल इस्पात है। तो निकेल इस्पात में क्या होगा, लोहा रहेगा और क्या रहेगा, निकेल रहेगा। ये क्या जो होता है, कठोर होता है, लचीला होता है, तथा इसको जंग रोधक के रूप में किया जाता है। और इसको केबल बनाने में किया जाता है, केबल देखें ना, तार बनाने में, केबल बनाने में किया जाता है, जहाज बनाने में किया जाता है, पहाड़ कचली करे बुआ, पढ़ाओ ना होगा, पहाड़ों के पार्ट्स में किया जाता है। पहाड़ बनाने, पहाड़ पर चढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र में किया जाता है। सैनिकों को गाड़ी में किया जाता है। आगे इसका बात कुछ है, क्रोम इस्पात है। क्रोम इस्पात कुछ होगा, लोहा और क्रोमियम, एकरा तन्य होता है ज्यादा। इसका उपयोग कुछ में करते हैं, काटने के लिए औजार बनाने में किए जाते हैं, जैसे छेनी उनी बनाने में किया जाता है। आगे क्या है बुआ, टंगस्टन इस्पात है। इसमें कुछ रहेगा, लोहा और टंगस्टन रहेगा। ये कठोर होता है, ये जंग रोधक होता है। इसका उच्च वोल्टेज वाले वाला यंत्र में किया जाता है, औजार बनाने में किया जाता है, जैसे कुछ रहता है, बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, इसमें और क्या है, ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा है।
ढलवा लोहा में कुछ होगा, कार्बन का मात्रा 2 से 5% होगा। इसमें निकेल, मैग्नीज और फास्फोरस आदि अशुद्धि के रूप में रहता है। अगर इस्पात की बात किया जाए तो इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है, 0.25 से लेके 1.5% तक होता है। इसमें लगभग 0.4% मैग्नीज भी रहता है। अगर पिटवा लोहा की बात किया जाए तो इसमें कार्बन का मात्रा 0.1 से लेके 0.25 तक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास आप लोगों को बीच खत्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले कल के बाद परसों शुक्रवार को, और अच्छे से अच्छे पीडीएफ के साथ आप लोगों के बीच में मिलेंगे। आप लोग क्या बस इसको सही तरीके से क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर, जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे वीडियो के रोक दीजिए, रोक करके इस सबको लिखने का प्रयास कीजिएगा। और आज के क्लास से आप लोगों को 5 नंबर पक्का, अगर आज के क्लास सही तरीके से आप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक बार ना होवे तो दोबारा इसको वीडियो को रोक रोक करके पढ़ा कीजिए। पहले एक बार में क्या कीजिए, सही तरीके से सामान्य में पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद दोबारा दुगना स्पीड कर करके इसको देख लीजिए, है ना। और दुगना स्पीड में देखने के बाद रोक रोक करके क्या कीजिए, तीसरा में रोक रोक के अपने नोट्स बना लीजिए। अगर सही तरीके से बना लेते हैं तो, और इसके पहला लेसन पीछे में पूरा पढ़ाया हुआ है, जिस तरीके से खत्म होते जाएगा आगे की ओर पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।